सरकार में हम होते हैं तो समस्या हमारे सामने आती है, हम हल करते हैं। अत्याचारियों की सरकार को 5 साल जिंदा कौमें बर्दाश्त नहीं करती कि जब तक हम प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम तक बाढ़ को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जब मैडम राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो बिहार में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट 13%। मैंने कहा है कि उस कुर्सी पर पहले आदत बैठा के जाएंगे। महंगाई को लेके बिहार में विपक्ष बहुत मजबूती के साथ सत्ता पक्ष पे हमलावर है। महंगाई पूरे देश में आम जनों का कमर तोड़ रही। विस्तार से बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता जगनानंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। सर, महंगाई को लेके आप लोग जिस तरीके से बिहार में एक आंदोलन की तरह पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किस तरीके से क्या सत्ता पक्ष पे कोई असर होगा और इसको क्या पूरे देश में आप लोग लेके चलेंगे? देखिए, समस्या ठीक से समझना पड़ेगा सबको, और मैं लगता हूँ कि संवेदनशील मीडिया भी इसको समझ रहा है, क्योंकि ये दुख एक साथ सबको उठाना पड़ रहा है। बिहार की स्थिति थोड़ा जटिल क्यों है? वहाँ सरकार तो है लेकिन जनता से सरोकार उसका नहीं है। विपक्ष को लोगों ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया, लेकिन उस मशीन के द्वारा या षड्यंत्र के द्वारा, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उस मैंडेट को बदल दिया गया। सरकार में हम होते हैं तो समस्या हमारे सामने आती है, हम हल करते हैं। सरकार में नहीं है तो जनता से तो सरोकार है हमारा। सरकार ख़त्म हो सकती है जनता से, लेकिन तेजस्वी की जो कमिटमेंट है जनता के साथ, वो सरोकार हम ख़त्म नहीं कर सकते। आज तकलीफ़ में पड़े हुए लोग आज किस पूरी तरह से त्रस्त हैं, कल्पना आप नहीं कर सकते हो। गांव का जो भी थोड़ा बहुत पैसा है इस महंगाई के चलते कारखानिया माल में और शहरों में सिमटता चला जा रहा है। बिहार की अधिकांश आबादी गांव में रहती है और त्रस्त है, इसलिए परेशानी की हालत में देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने जनता की कष्ट तकलीफ़ को एक सूत्र में बांध करके स्वर देने का प्रयास किया है। कोई हमने समस्या को पैदा नहीं किया, लेकिन समस्याओं की जानकारी नहीं थी तंत्र को, ये भी बात नहीं, लेकिन जानकारी के बाद भी सोए हुए थे। हम उसी जनता को लेकर के इनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं जगेंगे तो हम लोग समाजवादी हैं, लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य, जिनका नारा था अत्याचारियों की सरकार को 5 साल जिंदा कौमें बर्दाश्त नहीं करती। हम स्वर देंगे उनको जो तकलीफ़ में पड़े हैं, ये बर्बाद करने पर तुले हैं, तो इनको भी हम हटा करके रहेंगे। क्या इसको पूरे देशव्यापी तौर पे आप लोग इसको लेके चलेंगे या सिर्फ बिहार तक ये सिमट के रहेगा? देखो, मामला 2 जगह है। बिहार भी परेशान है, देश भी परेशान है। देश में जो आंदोलन सबसे बड़ा चल रहा है इस समय, वो है किसानों का आंदोलन। किसानों का आंदोलन क्या है? पूरा खेती ख़त्म, खेती के उत्पाद का बाज़ार ख़त्म, और खेती का बाज़ार यदि ख़त्म होगा तो देश को भी ख़त्म होना है। चौधरी चरण सिंह के अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले और बताने वाले लोग जानते हैं कि हमारा ये खेती की पैदावार केवल उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि बाज़ार को यही ताकत देती है। अधिकांश उपभोक्ता वही रहते हैं। सवाल यह है कि सवाल अन्य जगह कई सवालों से लोग जूझ रहे हैं। महंगाई को भी अपने अपने हिसाब से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन खेत की पैदावार, उत्पादित जितने भी सामग्री हैं, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, इस सस्ते भाव पर ख़त्म हो रहा है। ऐसा सस्ता जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। बिहार एक बार बाढ़ में फिर से डूब चुका है, और आज ही जब हम बिहार सरकार मंत्री से सवाल जवाब भी कर रहे थे, उनका कहना था कि बिहार सरकार पुख्ता इंतज़ाम कर चुकी है, बिहार को बाढ़ में ना डूबने देंगे, उनको ड्रिफ्ट किया जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है। क्या बिहार को बाढ़ से बचाया जाने की कोई भी कोशिश हो रही है? कोई कोशिश पिछले ये शासन में 16वां साल है इनका। हम लोगों ने
कहा था जो आज वो कह रहे हैं, लेकिन हम कहे नहीं थे, हम आगे बढ़े थे। हमारे हिमालयन रीजन से जो हमारी पेरिनियल रिवर्स हैं, ये बरसात में भयानक पूरे नेपाल के और हिमालय के पानी लेके हमारे इलाके में आती है। एक ही चीज़ हम एज ए सिंचाई मंत्री कहते थे कि जब तक हम प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम तक बाढ़ को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तटबंध जो बने हैं बाढ़ के पानी को फैलाव रोकने के लिए। लेकिन इसकी भी एक क्षमता है, वो क्षमता के ऊपर पानी जाएगा तो फिर तटबंध काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रवाह को यदि नियंत्रित हमें करना है तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से पानी आ रहे हैं। कोशी के हाई डैम पर हमारी बात आगे बढ़ गई थी, संभावना प्रतिवेदन तैयार हो करके सारी चीज़ आगे बढ़ रही थी। इसको सभी लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेपाल ने सहयोग किया हो एक अलग बात है। भारत नेपाल के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके लिए भारत सरकार दोषी है। बिहार सरकार कभी भी नेपाल की सरकार से वार्ता में शामिल नहीं होती थी। हम लोगों ने अपने समय में कहा कि जिस स्तर की भारत और नेपाल की बात हो, तो भारत और नेपाल का मतलब होता है बिहार और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यही भारत है। लेकिन हमेशा बात होती थी केंद्र सरकार के स्तर पर, लेकिन वार्ता हम लोग की होने लगी। यदि तकनीकी स्तर पर बात होती थी तो बिहार का प्रतिनिधि रहता था, प्रशासनिक स्तर पर बात होती थी तो हमारे तो प्रशासनिक यंत्र के जो सबसे बड़े हैं, और राजनीतिक स्तर पर बात होती थी तो बिहार के लोग भी रहते थे। हमने मजबूर किया था भारत की सरकार को कि नेपाल के साथ वार्ता में बिहार के बिना आपकी कोई वार्ता सफल नहीं हो सकती। लेकिन उस सारा तंत्र को इन लोगों ने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वार्ता ही रुक गई। जब वार्ता ही रुक गई तो बांध कैसे बनेंगे, और जब वार्ता रुक गई और बांध ही नहीं बनेगा तो बाढ़ की संभावना तो बनी रहेगी। आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, जेडीयू के उठापटक को लगातार आप देख रहे होंगे और वरिष्ठ नेता हैं, आप राजनीति को उस समय से बिहार के देख रहे हैं जब बिहार में सब कुछ बनना शुरू हुआ था। जिस तरीके से आज जो जेडीयू की हालत है, आज ही उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह से मिलेंगे, क्या उनकी स्थिति से सरकार पे असर पड़ रहा, और सरकार पे जब असर पड़ रहा तो कहीं ना कहीं उनके शासन पे भी असर पड़ रहा है? नहीं समझे सवाल। आज उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात आरसीपी सिंह से होगी, उनके उठापटक की वजह से सरकार पे ज़रूर असर पड़ रहा है। अच्छा, आपने हमारी बात जाने, अब दूसरे लोगों की बात भी हम ही बताएंगे, अब उनने का काम है। हम तो एक कई दलों के महागठबंधन हैं, लेकिन हमारे विषयों पर कोई मतांतर नहीं है। आज तो मैंने देखा हद हो गई कि कहीं एक उद्घाटन होने वाला है, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, उद्योग मंत्री रहेंगे। उप मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहे, विधायकों के भी नाम रहते हैं, मंत्री का भी नाम रहते हैं, उद्घाटनकर्ता और अध्यक्षता करने वाला को भी नाम रहता है। लेकिन सरकार का मतलब है कि उसका सिंबल है चीफ मिनिस्टर। आज पूरे एक पड़ा का बड़ा विज्ञापन जिसमें नीतीश जी गायब हैं। अब वो लोग जवाब देंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि सरकार का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मतलब होता है मंत्रिपरिषद का मुखिया, अन्य है सभी सलाहकार। तो सलाहकार ही तो सरकार चलाने लगे और मुख्यमंत्री को ही बाहर कर दे, विषय उनका है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जनता पर ही हमला नहीं हो रहा है, सारी मर्यादाएं लोकतंत्र की ख़त्म कर रही हैं। हुकूमत कहाँ है, उसका केंद्र बिंदु कहाँ है। और याद रख लेना आप, जिस समय न्यूक्लियस ख़त्म होता है कोई भी पदार्थ बिखर जाता है। जनसंख्या पे सर आप बोलना चाहेंगे, ये कानून आएगा, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जनसंख्या बिल पे ये कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और आपकी क्या राय है विशेषतः किस चीज़ के बारे में? जनसंख्या कानून। आप निश्चित जान लो, जनसंख्या के नियंत्रण पर मतभेद है ही नहीं है, तरीके पर मतभेद हमेशा है। तरीका क्या है? जैसे कह रहे हैं कि हम इसको लागू करेंगे, तो वहाँ से एक आवाज़ आ रही है कि लोगों को शिक्षित करो। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में फ़र्क क्या है। शिक्षित करने से किसने रोका? इस राष्ट्र की गरीबी का कारण का एक ही है
जो द्रोणाचार्य के युग से और एकलव्य के युग से शुरू हुआ, उस युग को समाप्त करो। हम लोग जब एक ही बात कहते हैं कि कम से कम न्यूनतम आवश्यकता इस मुल्क की हर कमज़ोर और झोपड़ी में रहने वालों को भी पूरा करो, यही लालू जी ने कहते थे, यही डॉक्टर लोहिया कहते थे, यही कर्पूरी ठाकुर कहते थे। सवाल है कि उसी सवाल पर आने से बचते हैं लोग, लेकिन बात फिर वही कहते हैं जो हम लोग कहते हैं, किसने रोका शिक्षित होने से। लेकिन शिक्षा राज्य के द्वारा दिया जाने वाला एक आवश्यक संवैधानिक दायित्व था, इसे लोगों ने व्यापार में बदल दिया, और जहाँ व्यापार होता है वहाँ पूंजी का खेल शुरू होता है। कमज़ोर लोग का विद्यालय रह ही नहीं गया, वो तो अनाथालय हो गया, तो अनाथालयों में शिक्षा होगी नहीं। लोगों ने कहा स्त्री शिक्षा, जब मैडम राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो बिहार में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट 13% जो महिलाओं की शिक्षा थी, लिटरेसी थी, इलिटरेट महिलाओं का सबसे लिटरेसी रेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट था उसी दशक में। सवाल है कि उस चीज़ों को आगे और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए था। ये दोनों में जो लिटरेसी रेट में फ़र्क है, ये तो सरकार को ही है। कह किसे रहे हो आप कहते हो कि साइकिल और पोशाक हम देते हैं, साइकिल और पोशाक शिक्षा नहीं है। मैं नीतीश जी से बार बार कहता हूँ, जब शराब पिलाने के लिए हम लोग एतराज़ करते थे तो आप कहते थे हम शराब बेचते हैं राजस्व उगाही के लिए और पोशाक और साइकिल देने के लिए। हम लोग कहते हैं जब परिवार ही बर्बाद हो जाएगा तो तुम शिक्षा दे के क्या करोगे। आखिरी सवाल इसके साथ खत्म। एक आखिरी रहेगा बस। आपकी नाराज़गी की बात उठ रही थी, इस्तीफे की बात उठ रही थी, इस पे आप क्या? मैं किससे नाराज़ होऊंगा? मैं अपने से अपने नाराज़ होऊंगा क्या? इसलिए ये दल जिस दिन से है उस दिन से हम लोगों ने बुनियाद डाली है, और कर्पूरी ठाकुर जी के हम लोग स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, अपने कमिटमेंट के साथ हम हैं। जहाँ समाजवाद की संभावनाएं हैं, वो ठीक है कि 1 दिन में 2 दिन में हम लोग नहीं काम कर पाए, लेकिन उसका यही जो संस्था है राजद, उसी का प्रतिनिधित्व करती है। आप ज़रा बताओ मैं किस पर नाराज़ हो जाऊँ? समाजवाद से? सभी को गैर बराबरी की जो दुनिया है उसको बराबर करने की लड़ाई है, मैं उससे नाराज़ हो जाऊँ? लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। सरकार थी, विधानसभा थी, उसी मोर्चे को मैं देखता था। मैं इस संगठन के मोर्चे को नहीं देखता था। एक विकट परिस्थिति थी, उस परिस्थिति से हम लोग निकलने का प्रयास करके और संगठन को जो व्यापकता दी, आप देखो यही महंगाई की लड़ाई, ये 5 जुलाई को जन्म दिवस पार्टी का, गांव-गांव तक पार्टी हमारी खड़ी है, और इसको देख करके विपक्ष भी घबरा रहा है। तो ये सवाल खड़ा करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता थी, हम थे, आवश्यकता रहेगी तब तक रहेंगे, और हम समझेंगे कि अब किसी को आना चाहिए तो मैंने कहा है कि उस कुर्सी पर बाकायदे आदरपूर्वक बैठा के जाएंगे। यहाँ कौन मालिक है मैं जिससे नाराज़ हो जाऊँगा? हमारे साथ जगदानंद सिंह जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पे मुखर होकर लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो महंगाई हो, चाहे गांव में जो किसान हो जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिनकी फसलें बर्बाद रही हो, उन सभी चीज़ों पे मिल के जनता को स्वर देंगे। जो कमज़ोर है, जो दबे हुए हैं, उसके लिए विपक्ष हमेशा तैयार है। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।